आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। चारों आपके सामने हैं। 3 फैसले ऐसे हैं जो हमारे युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ELI, आप सबने PLI तो सुना है, DLI भी सुना है। यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ELI। 1,07,000 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम है, मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरा, हमारे युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज बने, उनके आइडियाज को प्रोडक्ट स्टेज तक ले जाने की एक फैसिलिटी बने और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जो बहुत सारे थॉट्स जो यूथ के माइंड में होते हैं, उसको चैनलाइज करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम 1 लाख करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का जय अनुसंधान का आपने सुना है, वो फोकस इस स्कीम में रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। चौथा प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, परमकुड़ी से रामनाथपुरम नेशनल हाईवे 1853 करोड़ रुपीस का 4 लेनिंग। इन चारों के बारे में आपको अब मैं एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। ELI विल बी फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। दोनों पे मैं डिटेल में आता हूं। पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं। एक्सपीरियंस वाले को हमेशा एक प्रायोरिटी मिलती है, कॉस्ट भी लगती है एक जॉब सर्च में। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर्स। और ये बहुत अच्छे कंसल्टेशन, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के बाद में ये स्कीम बनी है। करीब 6 महीने 7 महीने का कंसल्टेशन इसमें हुआ है, उसके बाद में ये स्कीम बनी है। इससे फर्स्ट टाइमर्स को बहुत मदद मिलेगी। उनको एम्प्लॉयर्स जब हायर करेंगे तो जो बड़ा एक पशोपश रहता है एम्प्लॉयर्स के माइंड में कि एक्सपीरियंस को लूं या फर्स्ट टाइमर को लूं, वो इससे दूर होगा। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा, अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ। ये अप टू है, इसके 3 अलग अलग स्लैब्स हैं, जो कि जब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से डिटेल आएगा तो आपको वो स्लैब्स भी मिल जाएंगे। अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय 2 साल के लिए, और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है, माइंड में एक सर्टेनिटी आती है, ओवरऑल ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, दोनों एक सस्टेन्ड वे में चल पाते हैं। ये जो एम्प्लॉयर्स अपने बेस लाइन एक तय करेंगे, उस बेस लाइन से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ये एलिजिबिलिटी रहेगी। जो 50 से कम वाले एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 और एडिशनल एम्प्लॉय लगाएं तो उनको ये मिलेगी, ये सपोर्ट मिलेगा। और बाकी जो 50 से ज्यादा वाले एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 5 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देने पे ये सपोर्ट मिलेगा। एकदम क्लियर है ना इसमें यहां तक। सेकेंड स्कीम में आता हूं मैं, सॉरी, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल रहेगा। सेकेंड स्कीम में आता हूं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। हम सब ने देखा कि R&D में जो देश ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ
और टेक्नोलॉजी डेवलप करना और एक इंडस्ट्री में, समाज में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब जगह एक बड़ा बेनिफिट रहता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF कुछ समय पहले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की थी। ANRF ने देश दुनिया में लंबे कंसल्टेशन किए, कई ऐसे देशों के प्रोग्राम्स भी स्टडी किए, जैसे इजराइल का प्रोग्राम है, जैसे US का प्रोग्राम है, जहाँ पे सिंगापुर का प्रोग्राम है, जर्मनी का प्रोग्राम है, जिसमें रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक बहुत अच्छा रोड मैप बना हुआ है। रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक अच्छा रोड मैप बना हुआ है। उस रोड मैप, उस लर्निंग और उस कंसल्टेशन के बेसिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो आज की इकोनॉमी और भविष्य की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उन सब डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के बाद में उसको प्रोडक्ट लेवल तक ले जाने के लिए सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। ये हमारे सनराइज और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स डिफाइन किए गए, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ANRF को फंड्स दिए, 1 लाख करोड़ रुपीस के फंड्स दिए। ये एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है। ANRF का जो स्पेशल पर्पस फंड बनेगा, वो सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स को कंसेशनल रेट पे फंडिंग करेंगे। सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स में बहुत सारे हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर्स हैं और इसके अलावा भी नए फंड मैनेजर्स जो डेवलप करेंगे, उन सबके पास ये फंड जाएगा। वो लोग नीचे प्रोजेक्ट को असेस करके, अप्रेज करके, उसकी वेटिंग करके, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके आगे फंडिंग करेंगे। ये जो फंडिंग होगी वो सपोर्ट इक्विटी और डेट दोनों तरह का होगा। जैसे VC फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है, वैसे ही इसमें VC और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। सारे सेक्टर्स जो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उन सेक्टर्स में ये फंडिंग जाएगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये, और ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत सारी जगह सक्सेसफुल हुआ है, और इंडस्ट्री के साथ डिटेल्ड डिस्कशन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना है। गवर्नेंस के लिए बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक तो ANRF की गवर्निंग बॉडी रहेगी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, ये ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस के लिए। उसके बाद में डे टू डे जो डिसीजंस होंगे वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसमें जिस सेक्टर का प्रोजेक्ट है उस सेक्टर के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो एनर्जी ट्रांजिशन का क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें MNRE के सेक्रेटरी शामिल होंगे। मान लो AI से रिलेटेड है, तो मेटी के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो बायो फार्मा है, तो उसमें हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी भी उसमें रहेंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट कमेटी बनेगी, जो कि जिस तरह से वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कमेटी काम करती है प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए, वो उसी मेथड से काम करेगी। दिस इज अ very good, very transparent and a very detailed structure which is based on the consultations with industry, consultations with many other governments who have done similar structures in the past. So I think this will be a path-breaking scheme which will really help our country develop many new technologies and take them to the product level. Third, आज का डिसीजन है वो है परमकुड़ी से रामनाथपुरम का नेशनल हाईवे। ये 46 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। तमिलनाडु में
आपको ध्यान होगा पंबन ब्रिज बना है, ये रामेश्वरम वाला हिस्सा। उसके साथ ही एक ऑलरेडी नेशनल हाईवे की 2 लेन रोड है, वो कनेक्ट करती है मदुराई को। तो इसमें आज के इस अप्रूवल में फ्रॉम मदुराई ऑल द वे अप टू परमकुड़ी ऑलरेडी है 4 लेन। परमकुड़ी से आगे रामनाथपुरम तक 4 लेन का प्रपोजल है, और उसके आगे जो सी वाला पोर्शन रहेगा, समुद्र वाला पोर्शन रहेगा धनुषकोडी तक जाने का, दैट इज अ डीपीआर अंडर प्रिपरेशन। उसकी डीपीआर अभी ऑलरेडी बन रही है, सो दैट विल ऑल्सो वेरी सून कम टू द कैबिनेट। सो दिस वे जो तमिलनाडु के इस कोस्टल एरिया में लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, पंबन ब्रिज के टाइम में भी लोगों ने डिमांड की थी कि हाईवे का भी 4 लेनिंग होना चाहिए, वो डिमांड यहां से पूरी होती है। और एक अच्छा रामेश्वरम हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे श्रद्धा का, कल्चर का, भक्ति का तो बहुत बड़ा सेंटर है ही है, और देश विदेश से, दुनिया से लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो पंबन ब्रिज प्लस दिस हाईवे विल बिकम अ मेजर कनेक्टिविटी टू रामेश्वरम। मैं आता हूं चौथे प्रोजेक्ट पे, चौथे डिसीजन पे। साथियों, खेलो भारत नीति, ये बहुत बड़ा आज का एक फैसला है जो देश के लिए एक नया रास्ता बनाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का, एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी। 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का, और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए, उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक विकसित भारत का बड़ा एक गोल रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने। इस विकसित भारत को इंक्लूसिव बनाना है, और इसके जितने भी आयाम हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, हर क्षेत्र में नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का, इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। इसका सबसे पहला कंटूर वो है कैसे हम देश को, देश के स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक्सीलेंस में लाएं। और इसका बहुत अच्छा एक मेथोडिकल सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहला इसका एलिमेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, शहरों में, सब जगह टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, टैलेंट को नर्चर करना, ट्रेनिंग के थ्रू, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, फैसिलिटीज के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, एक प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से टैलेंट को नर्चर करना। तीसरा, कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज देना, उसके लिए एक लीग कल्चर बनेगा। ब्लॉक से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हर एक स्पोर्ट में लीग्स बनाई जाएंगी। जैसे ऑलरेडी कई स्पोर्ट्स में, 13 स्पोर्ट्स में ऑलरेडी लीग्स है। लीग होने से लगातार खिलाड़ियों को कंपटीशन का
हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। लगातार पार्टिसिपेशन करने से स्किल लेवल बढ़ता है, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और एक डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। स्पोर्ट्स के पर्सन्स की एक रेपोजिटरी बनाई जाएगी और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की रेपोजिटरी बनेगी, कहां पे क्या जरूरत है। तो इस तरह से एक्सीलेंस राइट फ्रॉम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेके नर्चरिंग तक, कोचिंग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर लेने तक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ध्यान देकर एक प्रॉपर पूरा मेथोडिकल तरीके से एक्सीलेंस की तरफ पहुंचना, ये इसका पहला कंटूर है, पहला पिलर है। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से। स्पोर्ट्स टूरिज्म अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। जब भी वर्ल्ड कप होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, आईपीएल का मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, फुटबॉल का, सॉकर का बड़ा मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म हब भारत बने और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जितने भी यूज होते हैं, इक्विपमेंट में बड़े इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट से लेके सिंपल जो स्पोर्ट्स के खेलने में उपयोग में आने वाले सामान है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, आत्मनिर्भर भारत की फिलॉसफी के तहत। फिर इनोवेशन, कई नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनोवेशन के लिए इंक्यूबेटर्स बने। चौथा, जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फिजिकल और जियो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। कहीं पे बीचीज है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे रिवर्स है। इन सब का उपयोग करके कैसे हम स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें, वो भी इस नीति का हिस्सा रहेगा। तीसरा पिलर है इसका सोशल डेवलपमेंट। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूल विचार है अंत्योदय का, सबको साथ लेके सबको आगे बढ़ाने का, और प्रधानमंत्री जी ने इसको सबका साथ सबका विकास के नाम से आगे लेके आए। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। फिर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, हमारे भारत के कई ऐसे पुराने प्राचीन समय से पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, उनको आगे लेके आना। फिर एक वायबल करियर बनाना स्पोर्ट्स को, और बहुत सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स बनाना। चौथा, इसका नीति का चौथा पिलर है पीपल्स मूवमेंट बनाना स्पोर्ट्स को। किस तरह से जनता भागीदार बने, और इसमें हम सब भी भागीदार बन सकते हैं। अपने वजन को कम करें, चाहे 10,000 स्टेप्स डेली का एक टारगेट लेके चले, और वजन को कम, मैं किसी की तरफ देख नहीं रहा हूं फिर फिटनेस की रैंकिंग हो, फिटनेस की इंडेक्सिंग हो, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, सब जगह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मैक्सिमम लोगों को मिले, एक्सेसिबल हो। फिटनेस प्रोग्राम्स, योगा चैलेंज, फैमिली स्पोर्ट्स वीकेंड्स, एक तरीके से जैसा कई सोसाइटीज में देखा हमने कि स्पोर्ट्स एक जिंदगी का हिस्सा है, वैसा ही भारत में बनाने का इसमें प्रयास रहेगा इस नीति के तहत। फिफ्थ एंड फाइनल पिलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट। आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है, जिससे देश के युवाओं के लिए कई नए तरह के अपॉर्चुनिटीज बन रही है। और एक पुराना जो ढांचा था जिसमें 3-4 स्ट्रीम्स के अंदर बंद के रहना पड़ता था, उससे बाहर निकलने का मौका है। तो स्पोर्ट्स को भी एनईपी से अलाइन करके किस तरह से स्कूल के करिकुलम में एजुकेशन का हिस्सा बन जाए स्पोर्ट्स, वो व्यवस्था भी इसमें रहेगी। इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स के गवर्नेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी यूज करने का, और डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और हर जगह पीपीपी सीएसआर का स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना, जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। इस
पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ा कंसल्टेशन प्रोसेस लगा है और इसके आगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी कंसल्टेशन आगे होगा और सारे के सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकार सबको कंसल्ट करके होल ऑफ द गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरीके से इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से जो बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने, देश के सामने रखा है, विकसित भारत बनने के समय भारत अमंग द टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल हो, भारत की गिनती वैसी हो, वो इस नीति से अचीव करेंगे।